Good morning students. Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is chemical reaction and equation. स्टूडेंट ये चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का है क्लास 10 के लिए और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है स्टूडेंट और इसमें से सिर्फ एक चीज है जो कि स्टूडेंट को समझ में अच्छा से नहीं आता है। तो क्या ऐसा चीज है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है? तो वो है स्टूडेंट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, किस तरह से बैलेंस किया जाता है, क्या रूल है बैलेंस करने का, वो अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे। ये वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे भी कोई भी एलिमेंट को हम लोग या कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करने के लिए सिखाएंगे। स्टूडेंट आप लोग सभी कॉपी और पेन अपने पास रखिए और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को सब नोट्स करते जाइए। जो भी लिखा जाएगा ये बोर्ड में तो सब आप नोट्स करते जाइए ताकि आप लोगों को याद रहे और अच्छे से वो चीज को हमेशा के लिए समझ सके। क्योंकि स्टूडेंट ये जो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है वो हायर स्टडी में भी काम आएगा, आप लोगों को 11-12 क्लास में काम आएगा। उससे पहले स्टूडेंट हम आप लोगों को कुछ टर्म बताना चाहते हैं जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बनाते वक्त आप लोगों को आसान लगेगा। और स्टूडेंट ये जो टर्म अभी है 2-3-4 टर्म जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम, तो ये टर्म स्टूडेंट केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे तो ये टर्म का इस्तेमाल होगा। तो आप लोग तो सुने होंगे और हल्का फुल्का जानते भी होंगे वो टर्म के बारे में, लेकिन अभी जो हम बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कैसे कोई भी चीज का टर्म इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में। हर एक जगह इसको आप देखिएगा ये टर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए रटना नहीं है स्टूडेंट, समझना है और समझ जाइएगा एक बार तो हमेशा के लिए हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या टर्म इस्तेमाल होता है, उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में चलेंगे। तो पहला टर्म आप लोग लिखते जाइए स्टूडेंट, क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग सबको सुने होंगे, तो आज जान लीजिए स्टूडेंट एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इस सब दोनों में अंतर होता है। तो एटम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरी 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 स्मॉल। तो एटम्स हमेशा याद रखिएगा, एटम्स क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट जो भी चीज बना हुआ है ये दुनिया में सारा एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लिविंग थिंग छोड़ दीजिए, जो सेल से बना हुआ है वो बायो में पढ़िएगा। तो एटम्स और मॉलिक्यूल से हर एक चीज बना हुआ है। तो जैसे चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, रॉक्स हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज है जो एटम से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते, मान लीजिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम। तो एग्जांपल एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लिए तो मान लीजिए ये एल्युमिनियम एटम्स, एल्युमिनियम है ये, ठीक है ना। ये क्या है? एल्युमिनियम है। ये जो है एल्युमिनियम इससे बना हुआ छोटा 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 एटम से बना हुआ। किससे बना हुआ? एटम से बना हुआ। आप लोग एटम्स का स्ट्रक्चर भी जानते होंगे। एटम्स का स्ट्रक्चर, एक एटम्स का स्ट्रक्चर स्टूडेंट इस तरह से होता है जो कि 9th क्लास में केमिस्ट्री में आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। एटम्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो हर एक चीज एटम से बनता है स्टूडेंट। तो एटम्स क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो एटम्स जो है वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर हम एल्युमिनियम बोलेंगे तो एल्युमिनियम का मतलब क्या? 1 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम, 1 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम स्टूडेंट जो लिखा हुआ क्या बता रहा है? एल्युमिनियम 1 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम के बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए Cl2, क्लोरीन, Cl2। तो अब Cl2 क्या बता रहा है? Cl2 क्या बता रहा है? 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जान गए एटम्स निकालना। मान लीजिए O2 में कितना एटम्स स्टूडेंट? O2 में कितना एटम्स है? देखिए O2 लिखिए हम, मतलब 2, नीचे O के नीचे 2 है, ये अच्छा समझिएगा क्योंकि बैलेंसिंग करेंगे तो सबका इस्तेमाल होगा ये सब, ठीक है। O2 मतलब 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स है ऑक्सीजन का। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट एटम्स क्या होता है, ठीक है ना।
तो हर एक चीज एटम से बना हुआ है। अब मोलिक्यूल्स क्या होता है? मोलिक्यूल्स क्या होता है? टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल्स। अब क्या लिखा हुआ है मोलिक्यूल्स के बारे में? टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल, मतलब दो या दो से अधिक एटम्स होगा, वो कंबाइन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलिक्यूल्स कहते हैं। टू और मोर देन टू एटम्स, अभी आप लोग जान रहे हैं एटम्स क्या होता है, ठीक है ना? टू और मोर देन टू एटम्स। तो मान लीजिए ये Cl लिखा हुआ, Cl लिखा हुआ, तो इसको Cl को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Cl को हम लोग लिख सकते हैं वन एटम ऑफ क्लोरीन। ये वन एटम ऑफ क्लोरीन है। स्टूडेंट क्या ये मोलिक्यूल्स है? तो स्टूडेंट्स ये मोलिक्यूल्स नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में आपको क्या बोला जा रहा है? टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स होगा तभी वो मोलिक्यूल्स कहलाएगा, है ना? तो मान लीजिए अगर हम Cl2 कर दिए, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बताइए, आप लोग बताइए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। अगर Cl2 स्टूडेंट तो टू एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब डेफिनेशन में आ जाए मोलिक्यूल्स का, टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से अधिक एटम होना चाहिए तो एक मोलिक्यूल्स बनाएगा। तो टू एटम्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? वन मोलिक्यूल्स, वन MOLECULES, वन मोलिक्यूल्स। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट एटम्स और मोलिक्यूल्स क्या होता है। मान लीजिए O2, तो क्या है? टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन जीरो नहीं है, ठीक है ना? टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? वन मोलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, NaCl। तो NaCl जो है मेरा स्टूडेंट, तो NaCl, तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? Na, वन एटम्स ऑफ Na प्लस वन एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब देखिए NaCl में Na मतलब कुछ नहीं नीचे, तो Na मतलब वन एटम से सोडियम का, और Cl का भी नीचे कुछ नहीं, मतलब वन एटम से क्लोरीन का, तो वन एटम सोडियम का हो गया और वन एटम क्लोरीन का हो गया, तो वन प्लस वन क्या बन गया? टू बन गया। अब जैसे मेरा टू एटम्स आ गया, तो क्या बन गया? वन मोलिक्यूल्स, वन MOLECULES। तो जब टू एटम आ गया तो क्या बन गया मेरा? वन मोलिक्यूल्स बन गया। तो अब और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट, इतना ही एग्जांपल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट कॉपी में, ताकि आपको याद रहे एटम्स और मोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है ना? आइए स्टूडेंट देखते हैं अब क्या क्या टर्म्स है, देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। अब दूसरा क्या देखते हैं हम लोग? एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू each other, non identical, identical to each other. Only one type of atom, only one type of atom, more than only one type of atom, more than one type of atom, different types of atom। आइए स्टूडेंट एलिमेंट और कंपाउंड ये आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो एलिमेंट क्या लिखे? आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब आइडेंटिकल, जैसे ये मार्कर पेन है इसी की तरह एक और ले आएंगे, तो मतलब ये मार्कर पेन और वो मार्कर पेन क्या होगा? एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा।
मतलब क्या एक जैसा लगेगा देखने में। तो इसमें आइडेंटिकल क्या क्या जिसके बारे में आइडेंटिकल बताया जा रहा है, तो एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मतलब एक टाइप ऑफ एटम से बना होगा। जैसे एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम का फॉयल हम लोग ले लिए, तो एल्युमिनियम का फॉयल स्टूडेंट तो सिर्फ एल्युमिनियम के एटम से बना हुआ रहना चाहिए। या सिल्वर ले लिए, तो सिल्वर लिए जो तो सिर्फ सिल्वर का ही एटम से बना हुआ रहना चाहिए। या बहुत सारा एग्जांपल है, आयरन ले लिए तो सिर्फ आयरन का एटम, आयरन जो बना हुआ है सिर्फ आयरन का ही एटम होना चाहिए उसमें, उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट। तो बहुत सारा एग्जांपल ऐसा, एल्युमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन, बहुत सारा ऐसा चीज है जो एग्जांपल है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब कंपाउंड आ गया स्टूडेंट। कंपाउंड क्या होता है? नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा एक दूसरे का। अगर ये मार्कर पेन है तो दूसरा पेंसिल रहेगा या पेन रहेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेगा। तो नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर मतलब आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मतलब अलग अलग टाइप का एटम्स मिला हुआ रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे H2O। H2O क्या है? कंपाउंड है। H2O क्या है? आप लोग जानते थे कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्यों है इसमें? देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है? नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब ये जो कंपाउंड बना हुआ है, ये जो वाटर बना हुआ है, ये अलग अलग एटम्स इसमें। तो अलग अलग एटम्स खोजिए आप लोग, क्या है अलग अलग एटम्स इसमें? तो अलग अलग एटम्स क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसमें। तो हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट वो अलग एटम से बना हुआ है और ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट वो अलग एटम से बना हुआ है, इसलिए कंपाउंड है। मतलब अगर NaCl ले लीजिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl हम लोग लेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है स्टूडेंट? कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मतलब अलग अलग एटम्स से मिलकर बना हुआ है। एक और क्या डिफिनेशन है? नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर, नॉन आइडेंटिकल होना चाहिए। तो कंपाउंड NaCl, तो सोडियम जो बना हुआ तो सोडियम का ही एटम से बना हुआ होगा, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन का एटम से बना हुआ। अब ये दोनों मिला हुआ है, तो मिला हुआ तो दोनों का एटम्स इसमें प्रेजेंट है, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी। तो दोनों का एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से ये हो गया मेरा, क्या हो गया? ये हमारा हो गया कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, अब आइए आप लोग लिख लेते हैं तो बढ़िया रहता, छोड़िए तो चलिए देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं केमिकल फार्मूला। अब आ रहा है टॉपिक, आप लोगों को जो करना था वो आ रहा है, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या? टेल द एलिमेंट हुज एटम्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। क्या बोलता है? केमिकल फार्मूला बताता है, क्या बताता है? देखिए क्या बताता है? एलिमेंट के बारे में बताता है, एलिमेंट के बारे में। Whose atoms are present compound, मतलब कंपाउंड में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है वो केमिकल फार्मूला बताता है। जैसे कि मान लीजिए H2O, तो ये है मेरा कंपाउंड, ये मेरा है क्या? कंपाउंड। अब इसमें कौन कौन एलिमेंट है स्टूडेंट? तो एलिमेंट कौन कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है। मान लीजिए NaCl, तो N क्या है? ये क्या है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड में क्या क्या? सोडियम है, क्लोरीन है। हम लोग आसानी से देख सक रहे हैं, सोडियम है और इसमें क्लोरीन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला टेल द एलिमेंट हुज एटम्स आर प्रेजेंट कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन क्या है? एकदम ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या? व्हाई शुड स्टडी केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन क्यों स्टडी करते हैं? तो केमिकल रिएक्शन स्टडी करने का भी रीजन होना चाहिए। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो पता ही नहीं पढ़ते जा रहे, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, हम लोग मेडिसिन देखते हैं, तो मेडिसिन कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो सबसे आसान एग्जांपल ले लीजिए, जो हम लोग फूड देखते हैं, फूड रखा हुआ रहता है तो एक दिन के बाद क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है, उससे स्मेल आने लगता है। तो आखिर ये स्मेल आया कहाँ से? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना अंदर गया, ठीक है, सांस लिए दोनों मिलके क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, क्या निकला उससे? एनर्जी निकला। तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट अपना खाना बनाता है, सूर्य का किरण लेता है, पानी लेता है और मिनरल ये सब लेके क्या बनाता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सनलाइट। तो
तो ये सब क्या है, मिल के तो फोटोसिंथेसिस बनाता है, वो अपना खाना बनाता है, तो ये भी क्या केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसा लाखों एग्जांपल स्टूडेंट दुनिया में जो केमिकल रिएक्शन से होके वो प्रोडक्ट आता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। अब स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज रिप्रेजेंट करता है। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कुछ चेंजिंग आता है उसमें, ठीक है, कलर में चेंज है। जैसे स्पॉइल फूड हो गया, तो खाना जब बनता है तो दूसरा कलर का रहता है, जब गंदा हो जाता है, खाना स्पॉइल हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल, या कोई चीज को हम लोग जलाते हैं तो जलाने में केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें किससे केमिकल रिएक्शन होता है, वुड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जलेगा नहीं, तो वो क्या होता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट और कलर चेंज हो जाता है। तो बहुत सारा एग्जांपल ऐसा है जो जिसमें कलर चेंज होता है, रेड से ब्राउन हो जाता है, ब्राउन से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा कैसे केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, अब ये केमिकल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट मान लीजिए मान लीजिए H2 प्लस O2 H2O, ठीक है सर। तो जो एक इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है। H2 मतलब क्या स्टूडेंट, अभी आप लोग सीख चुके हैं, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिकल इक्वेशन ये आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन में आप लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म जान लीजिए, जो LHS तरफ होगा, LHS तरफ LHS और इधर RHS। मैथ में आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट LHS और RHS क्या होता है। तो LHS तरफ जो भी रहेगा, जैसे H2 प्लस O2 LHS तरफ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, REACTANT रिएक्टेंट। और RHS तरफ जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग जान रहे हैं कि H2 प्लस O2 मिलकर H2 बन जाता है, ठीक है, H2O2 बनेगा। क्यों बनेगा H2O2, क्योंकि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे आया हम आप लोगों को अभी केमिकल इक्वेशन बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, आगे हम लोग बताएंगे। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग जो बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन, इसका इंपोर्टेंट क्या है। तो आप लोग केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री में क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ reactant 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 is equal to mass of product। देखिए स्टूडेंट क्या था, जब भी हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करेंगे तो एक चीज देखेंगे क्या, मास ऑफ द रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता चुके हैं। मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड जो मास रहेगा वो प्रोडक्ट साइड भी मास रहेगा। अब रिएक्टेंट क्या होता है, कोई भी चीज का इक्वेशन कराएं तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो मास जो रहेगा रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के साथ वो हमेशा इक्वल रहेगा। और एक और टर्म जान लीजिए क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन LHS is equal to RHS। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी आयन एटम, नंबर ऑफ एटम्स is equal to नंबर ऑफ एटम्स। मतलब कैसे, नंबर ऑफ एटम्स बनेगा, नंबर ऑफ एटम मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना एटम्स रहेगा उतना प्रोडक्ट साइड में भी एटम्स रहेगा। मतलब दोनों तरफ एटम्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आ जाइए स्टूडेंट, अब आप लोगों को सिखाया जाएगा कोई भी चीज का बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो वो सब तो आपको लोगों को पता ही था, जो बताए थे हल्का फुल्का, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फिर से बताया हम लोग, ठीक है ना। तो राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन,
अब राइटिंग बैलेंस केमिकल, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, याद रखिए, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है बताएंगे आप लोगों को, याद रखिए वर्ड इक्वेशन। दूसरा साइंबल इक्वेशन, दूसरा क्या करेंगे, साइंबल इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, मेक द एटम्स बोथ साइड आर इक्वल, मतलब अब एटम्स देखेंगे दोनों साइड एटम्स इक्वल है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है स्टूडेंट तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सुटेबल मेथड से, जो मेथड बताएंगे अभी, उसको अप्लाई करके हम लोग मतलब दोनों तरफ का एटम्स को इक्वल करेंगे, तब वो कहलाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हाउ कैन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सबसे पहले याद रखिए स्टूडेंट वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस में दिया हुआ है, जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, या व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सेंटेंस दे दिया। तो ये सेंटेंस दिया तो सबसे पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन में उसको लिखेंगे उस सेंटेंस को, फिर हम लोग साइंबल इक्वेशन में लिखेंगे उसको, उसके बाद मेक द एटम्स बोथ साइड इक्वल, फिर एटम्स बोथ साइड इक्वल करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए सुनिए, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ मैग्नीशियम किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से मिल रहा है, क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इस तरह का जब भी बुक में लिखा रहे या कहीं भी लिखा रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वर्ड इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है। अब आइए साइंबल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। साइंबल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यही वर्ड इक्वेशन से हम लोग साइंबल बना देंगे। जैसे मैग्नीशियम को सबको पता होना चाहिए Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO होता है, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर इस तरह से लिखा रहा है स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। अगर इस तरह से लिखा हुआ स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे, साइंबल इक्वेशन बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, बैलेंस, अब बैलेंस करेंगे। तीसरा क्या था, तीसरा था मेक द एटम्स बोथ साइड इक्वल, एटम्स बोथ साइड इक्वल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्या एटम्स बोथ साइड इक्वल है, देखिए Mg, यहाँ Mg में कितना एटम्स है, 1 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे Mg का कितना एटम्स है, 1 एटम्स है, सही बात है, 1 एटम्स है। ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 नीचे वाला 2 बता रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, O प्लस O मतलब 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तब हम इसको 2 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करेंगे। तो अब ये सब कैसे करेंगे, आइए हम लोग बताएंगे अब इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये जो है ये मेरा बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो कैसे बैलेंस हो सकता है, ये बैलेंस नहीं। अब हम एग्जांपल देख के आप लोग बताते हैं तरीका किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए पहले। आइए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है, जिंक रिएक्ट करा, किससे रिएक्ट करा, सल्फ्यूरिक एसिड से। सबसे पहले डाला कि जिंक रिएक्ट करा, किससे रिएक्ट करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा, टू गिव, क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। आया समझ में स्टूडेंट, जिंक मिल रहा है, किससे मिल रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है, क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दे रहा है। तो आप लोगों को केमिकल राइटिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम बताए थे किस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले था कि वर्ड इक्वेशन है ना, वर्ड इक्वेशन था पहले वर्ड इक्वेशन नहीं था, पहले क्या था, अच्छा वर्ड इक्वेशन ही था, पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन यही था ना वर्ड इक्वेशन, अभी तो सिखाए आप लोगों को वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, अब कैसे लिखेंगे वर्ड इक्वेशन, जिंक, ZINC, जिंक रिएक्ट मतलब प्लस, रिएक्ट मतलब प्लस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, टू गिव मतलब एरो, टू गिव एरो, ठीक है। क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZINC, जिंक SULPHAT सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन HYDROGEN। ओके स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया था एग्जाम में, तो आप लोग सबसे पहले इसको वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, डाइल्यूट SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सर, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जो था क्वेश्चन में हम लोग लिख दिए यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम लोग वर्ड इक्वेशन के बाद क्या बताए थे, साइंबोल इक्वेशन। तो अब साइंबोल इक्वेशन लिखेंगे, साइंबोल SYMBOL साइंबोल इक्वेशन। अब सबको पता होगा स्टूडेंट जिंक का क्या होता है, Zn होता है, जिंक का Zn। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है ना स्टूडेंट, H2SO4। ठीक है, ये हो गया। क्या दिया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4, ZnSO4। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2। ये हो गया। इतना तो आप लोग जानते थे, करने के लिए अब जान गए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे एलिमेंट। क्या लिखिएगा, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। उसके बाद एक इस तरह का बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा प्रोडक्ट, एटम्स, एटम्स इन रिएक्टेंट, REACTANT रिएक्टेंट, एटम्स इन प्रोडक्ट, ATOMS एटम्स इन प्रोडक्ट। स्टूडेंट सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन लिखने जाएंगे, साइंबोल इक्वेशन लिखने जाएंगे। इसके बाद क्या कीजिएगा स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, एटम्स इन रिएक्टेंट। आप जानते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम इन प्रोडक्ट। अब एलिमेंट, एलिमेंट हम लोग कैसे खोजेंगे, इसमें कौन कौन एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट एलिमेंट कौन कौन है, Zn है, तो यहाँ पे Zn लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है, H लिखें। स्टूडेंट H2 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग H2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन एलिमेंट है, तो H लिखें। और यहाँ पे S सल्फर है यहाँ पे, तो सिर्फ S लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ S लिखेंगे। ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सारा कुछ लिख दिए, ZnHSO। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले एलिमेंट लिख दिए। अब एटम्स, एटम्स आपको खोजने आता है, किस तरह से एटम खोजा जाता है, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं एटम्स को खोजना, एटम्स लिखना है। अब Zn देखेंगे, Zn में कितना एटम्स है, रिएक्टेंट इधर होता है, प्रोडक्ट इधर होता है। रिएक्टेंट में कितना एटम्स है, तो Zn में एक है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना है, 2, हाइड्रोजन नीचे कितना है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन में 2 लिख दिए। सल्फर, सल्फर कितना है, 1 है, 1। ऑक्सीजन कितना, 4, नीचे लिखेंगे, सॉरी O4। ठीक है, याद रहे, नीचे लिखेंगे O4। ऑक्सीजन कितना, 4 एटम्स है। अब इधर देखिए एटम्स इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है इधर। अब इधर का देखेंगे, इधर हम छोड़ देंगे, अब इधर का सिर्फ देखेंगे हम। एटम्स इन प्रोडक्ट, एटम्स देखना है, किधर देखना है, प्रोडक्ट की तरफ देखना है। तो एटम Zn में कितना एटम्स है, यहाँ पे 1। अब इससे देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना एटम्स है, 2, तो हाइड्रोजन में 2। उसके बाद सल्फर, सल्फर में कितना है, 1। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना है, 4। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले अगर ये सीख गए बनाना स्टूडेंट, तो आप लोगों को बैलेंस करना आ जाएगा। ठीक है ना, एक और प्रोसेस है करने का। तो ये हम क्या देख रहे हैं, Zn का एटम्स इन रिएक्टेंट 1 है, इधर साइड 1 है Zn, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब रिएक्टेंट REACTANT रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCTS प्रोडक्ट्स। हम लोग क्या देखें कि LHS RHS के बराबर हो जा रहा है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हम लोग इसमें क्या जाने स्टूडेंट कि ये दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये जो केमिकल इक्वेशन है
ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये बैलेंस क्यों, अगर नहीं रहता तो फिर हम लोग बैलेंस करें। तो एक चीज आप लोगों को सिखा देंगे, कोई भी चीज बैलेंस करेंगे हमेशा इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, और आप जब जान जाइएगा इस तरह से तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए जल्दी सा, फिर अब अनबैलेंस वाला बताएंगे, जो बैलेंस नहीं है ये सब अलग अलग आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 1 आएगा, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो सिखाएंगे। तो ये लिख लीजिए जल्दी सा। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम मेटल जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो ये बना रहा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन यहाँ भी दे सकता है, इस तरह से भी, क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, बोलेगा बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन सीबीएसई में एकदम पूछेगा, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन पूछेगा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना। तो ये हमेशा आता है, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ कि ये नहीं आया हो। तो थोड़ा लंबा हो रहा है क्लास स्टूडेंट, कोई बात नहीं, आप सीख के जाओ यहाँ से, तो कुछ भी सीख जाओ तो लगेगा हाँ कितना टाइम दिए सर के साथ में, सर सिखा के ही छोड़े हमको, ठीक है ना। तो सीख के जाओ यहाँ पे, कुछ भी अच्छे से सीख लो। लंबा क्लास हो रहा है, क्या किया जाए, इतना लंबा है चैप्टर है, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सीख जाओ, हमेशा के लिए काम आएगा ये, ठीक है ना। तो बोला मैग्नीशियम रिएक्ट करा, किससे रिएक्ट करा है, मैग्नीशियम रिएक्ट करा, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं लिखने का रूल, वर्ड इक्वेशन लिखें, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये भी लिखने सीख गए आप लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, सैम्पल इक्वेशन लिखेंगे। तो सैम्पल मैग्नीशियम का Mg होता है, ये जानते हैं आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का HCl होता है, ये भी जानते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड हमेशा लिखते हैं MgCl2 से डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन हमेशा H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या आप जान गए, दूसरा आप जान गए, इस तरह से 3 लाइन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, एटम, मतलब एटम्स में कितना रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट में कितना एटम्स है, और प्रोडक्ट में कितना एटम्स है, तो ये सब लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एलिमेंट। आप लोग खुद जानिए कि एलिमेंट कौन कौन एलिमेंट है यहाँ पे, इसी तरह लिखना। जब सीख जाइएगा तो खुद बैठा लीजिएगा, किसी में आप लोग कर लीजिएगा, जब सीख जाइएगा तो सब बनाने की जरूरत है, खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है, मेटल को एलिमेंट कौन कौन है, मैग्नीशियम है, Mg लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कौन है इसमें, हाइड्रोजन, देखिए Mg है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन है, Cl लिख दिए, ठीक है, Cl, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब ये देखेंगे एटम्स कितना है, किधर, रिएक्टेंट साइड देखेंगे एटम्स कितना है मेरा, रिएक्टेंट साइड की तरफ देखेंगे एटम्स कितना, उसके बाद प्रोडक्ट साइड देखेंगे। एटम्स निकालने आपको आता है, तो मैग्नीशियम में कितना है, 1 है, हाइड्रोजन में कितना है, 1 है, क्लोरीन में कितना, 1 है। यहाँ 2 रहता है तो 2 लिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ 3 रहता तो क्लोरीन की जगह 3 लिखाता, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट में आ जाइए, प्रोडक्ट ये अब यहाँ से देखेंगे, इसमें ये इससे नहीं देखेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ एक सीक्वेंस लिख देना, तो इसी के सामने ना लिखेंगे हम। तो मैग्नीशियम में कितना है, तो 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन में 2, तो 2 लिख दिए। क्लोरीन में कितना है, 2। अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, अलग अलग अब आ गया, हमको क्या करना है, देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे, तो ये तो मैग्नीशियम मेरा बैलेंस है 1, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, और क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब इस सबको मतलब 2 करना है, इधर वाला को हाइड्रोजन को 2 करना है और क्लोरीन का 2 करना है। तो अगर हाइड्रोजन में इंटू 2 कर दे हम लोग, अगर हाइड्रोजन में इंटू 2 कर दे तो इधर भी 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। आइए करके देखते हैं हाइड्रोजन को। अब यहाँ तो इंटू कर देंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे वो देखिए, कैसे लिखेंगे, यहाँ Mg प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस H2। अच्छे समझिएगा स्टूडेंट। तो Mg लिख दिए प्लस 2HCl, MgCl2 H2, ठीक है। तो Mg2HCl, क्यों, हाइड्रोजन में 2 इंटू किए थे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे नीचे, यहाँ इस तरह से नहीं लिखेंगे H2Cl, इस तरह से गलत हुआ केमिकल इक्वेशन। जब लिखेंगे तो सामने लगाएंगे, तो हाइड्रोजन के सामने 2 लगा दिए। अब ये जब 2 लगाए तो ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया और क्लोरीन के लिए 2 हो गया। अच्छा समझिए,
हाइड्रोजन के सामने 2 लगाए तो 2 को हाइड्रोजन के लिए भी हो गया और क्लोरीन के लिए भी 2 हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2MgCl2 होता तो मैग्नीशियम यहाँ कितने को स्टूडेंट 2 कहलाएगा, 2 मैग्नीशियम है, 2 को मैग्नीशियम है, ये समझा रहे हैं आप लोगों को। और क्लोरीन 2 है यहाँ 2, क्लोरीन इससे N2 हो जाएगा, याद रखिएगा इससे क्या हुआ इंटू तो 2 2 जा 4, क्लोरीन 4 है। इस तरह से हम लोग कोई भी एटम्स को हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एटम्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीशियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्यों? क्योंकि इसका साथ आया तो सब 2 2 हो गया। तो देखिए 1 2 2 इधर भी 1 2 2 आ गया। तो क्या हो गया अब जो आया मेरा 1 2 2 आ गया। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ये अलग से लिखे हैं, ठीक है। इनटू 2 ये जो मेरा आया है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा आया है 1 2 2 तो 1 2 2। अब रिएक्टेंट ये हो गया मैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या लगाए सिर्फ सामने ये 2 लगा दिए, समझ में आया ना स्टूडेंट। और एग्जांपल देखते हो और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। ये जो है ये पहले था, ये अभी आया है, ठीक है ना, लिख लीजिए जल्दी आप। आइए इसमें देखते हैं न्यू क्वेश्चन क्या है। आयरन ये क्या है वर्ड इक्वेशन है और ये क्या है सैम्बल इक्वेशन। अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग समझ गए। तो क्या है आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में करेंगे क्योंकि रूल है ना स्टूडेंट। तो आयरन का फेरस होता है Fe, वाटर का H2 होता है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्या है Fe2O3, हाइड्रोजन का H2। अब उसके बाद इस तरह से कॉलम बनाएंगे हम लोग, एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट एटम्स लिखेंगे, प्रोडक्ट एटम लिखेंगे। अब एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे, एलिमेंट जो है मेरा आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। H2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन लिखेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन लिखेंगे और ऑक्सीजन है। इधर क्या है Fe2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नीचे 3 है और हाइड्रोजन कितना 2 है। तो Fe2 है, ऑक्सीजन 3 है। अब इसको हम लोग बैलेंस करना, देखिए 1 2 2 2 ये तो बैलेंस है मेरा, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ऑक्सीजन में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इनटू अगर 3 करें हम लोग ऑक्सीजन में इनटू 3 तो हो जाए। तो ऑक्सीजन में इनटू किए 3। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, Fe प्लस 3 किएंगे इसमें ऑक्सीजन में। देखिए जब भी 3 करेंगे तो रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। और ये प्रोडक्ट साइड है, हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट में करना है या प्रोडक्ट, दोनों तरफ हम लोग इनटू कर सकते हैं, दोनों तरफ। जरूरी नहीं सिर्फ रिएक्टेंट साइड हो, प्रोडक्ट साइड भी कर सकते हैं हम लोग और रिएक्टेंट साइड दोनों कर सकते हैं। तो क्या किए हम लोग ऑक्सीजन में इनटू 3 किए, मतलब 3 इनटू किए ऑक्सीजन में। तो सामने करेंगे 3H2O टू गिव Fe2O3 प्लस H2। अब यहाँ पे मेरा इस तरह का 3 इंटू किए, पहले इस तरह का था, पहले मेरा इस तरह का था H2 तो 3 इंटू किए तो 3H2O आ गया मेरा। अब क्या ये बैलेंस है, अब यहाँ पे फिर कौन करेंगे, Fe कितना है 1 है, Fe मेरा 1 है। अब हाइड्रोजन देखिए स्टूडेंट, इसको इससे इंटू होता है, हाइड्रोजन 3 2 6। अच्छा समझिएगा, हाइड्रोजन जब है 3 हाइड्रोजन है और नीचे 2 है तो कितना हो गया 3 2 6, हाइड्रोजन 6 हो गया यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 1 6 और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सब इसी तरह। अब यहाँ पे ये बैलेंस हो गया मेरा, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन 6 आ गया और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे ऐसा कि यहाँ भी 6 आ जाए, तो इंटू 3 करेंगे। किसमें इंटू 3 किया हम लोग, हाइड्रोजन में। इधर देखेंगे हाइड्रोजन में 3 इंटू किए, कौन साइड इधर, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन में इंटू 3 करके, तो Fe प्लस 3H2O एरो Fe2O3 प्लस 3H2O। अब 3 2 6, अब 6 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अब दोबारा देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 6 3 और यहाँ पे 2 6 3। अब ये 3 बराबर है ये और ये इक्वेशन, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अब इसको क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट साइड में जो आयरन है मेरा, प्रोडक्ट साइड में आयरन 2 है और इधर कितना है मेरा 1 है, तो इसमें इंटू 2 कर देंगे, इसमें इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा, तो फेरस में क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 Fe प्लस 3H2
2O2 gives Fe2O3 plus 3H2 plus 3H2। ये आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। आप लोग ये लिख लिए स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे अब हम कौन करेंगे, तो 2 आयरन यहाँ पे मेरा है, 2 आयरन यहाँ पे मेरा है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, तो सारा मेरा हो गया ये बैलेंस, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये सारा क्वेश्चन स्टूडेंट जो आप लोगों को सॉल्व करना है, अगर समझ में आया हो अच्छे से स्टूडेंट, तो जरूर ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हमको बताइएगा, तो हम फिर से ये सब सोल्यूशन आप लोगों को बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए और ये सब सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में जितना भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन है सारा आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी का बैलेंसिंग। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।